अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और हम इनहेरिटेंस के चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। कुछ हमने मेंडल के वर्क के बारे में बात की। अब बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली चांस होता है किसी भी इवेंट के होने का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कितना परसेंट चांस है कि आज बारिश होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी कोई भी इवेंट अगर है तो उसके होने का कितना चांस है, ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब प्रोबेबिलिटी जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला ये होता है कि एक दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस क्या हैं, और दूसरा नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस जो है वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। इसकी एक अच्छी जो एग्जांपल दी जाती है, बहुत आसान सी एग्जांपल दी जाती है, वो कॉइन फ्लिप से दी जाती है। आपका जो कॉइन होता है उसके दो साइड्स होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं। जब आप कॉइन उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस जो हैं वो आपके पास दो हैं। तो n जो है आपके पास वो 2 के बराबर है। आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जब कॉइन फ्लिप करूं तो उसके अंदर हेड आए। तो आपका जो फेवरेबल केस है वो 1 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो बराबर होती है a डिवाइडेड बाय n के। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हाफ, ठीक है, यानी 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि जब आप कॉइन फ्लिप करेंगे तो उसमें से हेड आए। यही प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टेल की भी है, यानी जब भी आप कॉइन फ्लिप करेंगे तो 0.5 या 1.5 प्रोबेबिलिटी होती है कि आप का जो सिक्का है वो लैंड करेगा टेल पे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 100 से तो ये परसेंटेज बन जाती है। तो वही बात है कि कितना परसेंट चांस है कि जब मैं कॉइन फ्लिप करूँ तो हेड आए, तो 50% चांस है, ठीक है। तो 50% चांस कह लें, ये 0.5 प्रोबेबिलिटी कह लें, एक ही बात होती है। तो मेंडल भाई जो थे हमारे वो मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने ये देखा कि भाई जो सेग्रीगेशन का रूल है और जो गैमेट फॉर्मेशन होती है उसके बाद वो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उन्हें फॉलो करता है। तो जेनेटिक्स के अंदर भी आप इस प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें जिसके अंदर कोई एक कैरेक्टर डिफरेंट होता है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो इनहेरिट करेगी डोमिनेंट फिनोटाइप। तो आप देखते हैं कि जब भी आप क्रॉस करवाते हैं तो डोमिनेंट फिनोटाइप ही शो होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 100% हो जाती है। सिमिलरली रिसेसिव फिनोटाइप की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है F1 जनरेशन के अंदर। जबकि जब आप F2 जनरेशन की बात करते हैं तो F2 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी है, जब आप स्क्वायर बनाते हैं, मैं अगर बना के दिखाऊँ यहाँ पे, जब आप यूनिट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, तो ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल R बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r बनेगा, और यहाँ से स्मॉल r। तो 3 आउट ऑफ 4 जो हैं वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं, और 1 आउट ऑफ 4 जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहा है। अच्छा, दो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनकी अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रूल होता है जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। एक और रूल भी होता है जिसे सम रूल कहते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन रूल है जिसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं, एक एडिशन रूल है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि किसी और वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप राउंड येलो को क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ आप क्रॉस करवाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑफस्प्रिंग है F2 जनरेशन के अंदर वो राउंड येलो आए, तो या तो आप पुनेट स्क्वायर बना लें, ठीक है, पुनेट स्क्वायर, या तो आप वो जो क्रॉस बनता है, चेकर बॉक्स बनता है, वो बना लें और सारे के सारे कैलकुलेट करने बैठ जाएं, या फिर आप क्या करें, अलग अलग कैरेक्टर जो हैं, अब राउंड येलो के अंदर 2 कैरेक्टर हैं, हमें पता है कि ये दोनों डोमिनेंट हैं। तो राउंड जो है जब आप राउंड को अकेले, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब आप राउंड को क्रॉस करवाते हैं, इसको मैं इस पर बना के दिखाता हूँ। हाँ, तो आपको मैंने कहा कि भाई राउंड येलो कितने आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बता दें, ठीक है। टोटल जो बनते हैं वो 16 बनते हैं, तो n जो है आपके पास वो 16 है। अब मैं आपसे a पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कहते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप चेकर बॉक्स बनाएं, ठीक है, इस तरह का चेकर बॉक्स बनाएं जिसके अंदर आप यहाँ पे रखें कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, यहाँ पर भी रखें, यहाँ पे कैलकुलेट करें और फिर सब में से देखें कि कितने जो हैं वो राउंड येलो आ रहे हैं। दूसरा आसान तरीका क्या होता है
कि आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को उठा लें। फॉर एग्जांपल ये राउंड है, इसको जब आप इसके रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं, रिंकल के साथ, तो F2 जनरेशन के अंदर क्या रेशो आता है? F2 जनरेशन के अंदर रेशो आता है 3:1, यानी 4 में से 4 जो बनते हैं उनमें से 3 जो है वो राउंड शो करते हैं। तो यहाँ से इसका जो रेशो बनता है वो 3/4 है, 4 में से 3 जो है वो राउंड आते हैं। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरी आपने निकालनी है येलो की, तो येलो को जब आप ग्रीन के साथ क्रॉस करवाते हैं तब भी F2 जनरेशन के अंदर 4 में से 3 जो है वो आपके क्या बनते हैं? 4 में से 3 येलो बनते हैं। ठीक है, अब दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कैसे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये बनेगा 3 × 3 9 एंड 4/4 × 16। इसका मतलब ये है कि जब आप 16 में से देखेंगे तो 9 जो है आपके पास वो बनेंगे राउंड येलो। ठीक है, अब आप प्रीवियस जो लेक्चर था या बुक के अंदर इस चेकर बॉक्स के अंदर जाके देखेंगे और काउंट करेंगे तो आपको 9 जो है वो नज़र आएंगे राउंड येलो। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी की भी प्रोबेबिलिटी बाय इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, जैसे अगर मैं ग्रीन रिंकल की बात करूँ, कहाँ गया, अगर मैं ग्रीन रिंकल की बात करूँ, ठीक है, तो ग्रीन रिंकल के लिए आपको ग्रीन का पता है कि ये 1/4 होता है, आपको रिंकल का पता है कि ये 1/4 होता है। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा 1/16। अगर आप क्रॉस के अंदर जाके देखेंगे, चेकर बॉक्स के अंदर जाके देखेंगे तो आपको 16 में से सिर्फ एक नज़र आएगा जो कि ग्रीन रिंकल्ड है। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल जो है वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आप जेनेटिक्स के अंदर करते हैं कि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो लड़की होगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको हीमोफीलिया होगा। तो ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो मेंडल के लॉ जो है हमें पता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। तो कुछ हमारे पास ऐसे इनहेरिटेंस के पैटर्न हैं जो कि मेंडेलियन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था तो उसने देखा कि भाई एक अलील जो है वो F1 जनरेशन के अंदर कम्प्लीटली ओवरटेक कर लेती है और दूसरी अलील जो है वो नहीं कर पाती। तो एक को उसने डोमिनेंट का नाम दिया था, एक को उसने रिसेसिव का नाम दिया था। तो हमेशा हेटेरोजाइगस के अंदर उससे नज़र आ रहा था कि एक अलील जो है वो डोमिनेंट है और दूसरी अलील जो है वो रिसेसिव है। इसको हम डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं या इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। बट कंप्लीट डोमिनेंस वो वाहिद इनहेरिटेंस नहीं है जो कि हमें जेनेटिक्स के अंदर देखने को मिलती है। एक तरह की इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। देन एक तरह की होती है जिसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। एंड देन हम 2 अलील से आगे चले जाते हैं। अभी तक जितनी भी बात हो रही थी वो 2 अलील्स की बात हो रही थी, इसमें भी 2 अलील्स होती हैं और इसमें भी 2 अलील्स होती हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा अलील्स होते हैं। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा हुआ है कि पेयर ऑफ अलील है, अलील्स की जोड़ी हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होती, जिसकी वजह से एक आपको ब्लेंड नज़र आता है, मिक्सचर नज़र आता है। तो ये जापानीज़ 4 o'clock प्लांट है। इसके अंदर अगर आप देखें तो अच्छा, ये नाम भी याद रख लें कि फर्स्ट मेड बाय जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल कॉरेंस। तो भैया ये आपके पास रेड फ्लावर है, ये आपके पास वाइट फ्लावर है, ये इनका जीनोटाइप दिया है। क्योंकि कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है तो कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो रेड के लिए भी कैपिटल आर इस्तेमाल किया जा रहा है, वाइट के लिए भी कैपिटल आर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़र्क ये है कि इनको नंबर दे दिया, रेड के लिए 1 इस्तेमाल किया जा रहा है और वाइट के लिए 2 इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो ना तो रेड ने अपने आप को शो किया ना वाइट ने अपने आप को शो किया, दोनों मिक्स हो गए और इसके नतीजे में पिंक आ गया। और जब पिंक को आपने दोबारा से सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो तीनों तरह की वैरायटीज़ आ गई इसके अंदर। तो ये शो करता है कि भाई कि कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ये जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। को डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो को डोमिनेंस के अंदर ऐसा होता है कि भाई 2 अलील्स हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो दोनों अपना अपना इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। अच्छा, नॉर्मली हम ब्लड ग्रुप के अंदर जो एग्जांपल देखते हैं वो A और B ब्लड ग्रुप की होती है कि AB जो है वो को डोमिनेंट हमें नज़र आता है। बट इन्होंने एक और ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दिया है। अच्छा, ब्लड को क्लासीफाई करने के लिए ब्लड ग्रुपिंग जो है ना वो सिर्फ 2 मेथड से नहीं होती। 2 ग्रुप आपने पढ़े हुए हैं, एक ABO सिस्टम होता है और एक RH सिस्टम होता है, ये आपने बड़े बड़े। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ क्लासिफिकेशंस जिसके थ्रू ब्लड को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो उनमें से एक है जिसको हम कहते हैं MN ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर 2 अलील्स हैं जो आपस में को डोमिनेंट है। ठीक है, एक का नाम है LM और एक का नाम है LN, ये अलील का नाम है। तो जिनके पास L के ऊपर कैपिटल M और दूसरा भी L के ऊपर कैपिटल M होता है, यानी होमोजाइगस होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो है वो M होता है, उनके पास M एंटीजन होती है। सिमिलरली जिनका जीनोटाइप जो है वो L के ऊपर N, L के ऊपर कैपिटल N होता है, तो उनके पास N एंटीजन होती है, इनका N ब्लड होता है। लेकिन अगर किसी के पास एक कैपिटल M और एक कैपिटल N आ जाए तो उनका ब्लड ग्रुप
MN हो जाता है, ठीक है, इनके पास दोनों एंटीजन होती है। बिल्कुल उसी तरह है जैसे AB ब्लड ग्रुप होता है, बट ABO के अलावा और RH के अलावा देयर आर सो मेनी एंटीजन्स जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को। तो उनमें से ये भी एक तरह की क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। जब भी हेटेरोजाइगस स्टेट होती है, यानी दो अलग अलग अलील होती हैं, तो दोनों जीन्स आपस में ब्लेंड हो जाती हैं। जबकि यहाँ पर जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो दोनों जीन्स अपने आप को अलग अलग शो करती हैं, ठीक है। हेटेरोजाइगस शो इंटरमीडिएट दरमियान का फिनोटाइप होता है बिटवीन द टू पेरेंट, जबकि दोनों का फिनोटाइप आपको नजर आता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। अब आ जाता है मल्टीपल अलील। अभी तक जितना भी आपने इनहेरिटेंस का पैटर्न डिस्कस किया उसमें आपने हमेशा बात की कि किसी भी इंडिविजुअल के पास दो अलील्स थी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि दो से ज़्यादा अलील्स हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल अलील्स जो हैं ये यूजुअली प्रोड्यूस होती हैं म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से एक नई अलील बन जाती है, वरना आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो जितनी भी मल्टीपल अलील्स होती हैं वो सेम लोकस के ऊपर होती हैं, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो एक अलील है जिसको हम कहते हैं IA जो कि A एंटीजन बनवाती है, एक अलील है जिसको हम कहते हैं IB जो B एंटीजन बनवाती है, और एक अलील है जो कोई एंटीजन नहीं बनवाती, ठीक है। हैं तो ये तीनों अलील, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल के अगर आप उठाकर देखें तो उसके पास दो ही स्पॉट है। अब यहाँ पर या तो दोनों ये वाली हो सकती हैं, या दोनों ये वाली हो सकती हैं, या दोनों ये वाली हो सकती हैं, या एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, या एक ये और एक ये, एक ये और एक ये हो सकती है। तो चाहे जितनी भी अलील्स हो, लोकस जो है आपके पास वो लिमिटेड है, तो उनके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी के अंदर कोई अलील्स हो सकती हैं, किसी के अंदर कोई अलील्स हो सकती हैं। तो कुछ ट्रेट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर 100 या उससे ज़्यादा अलील्स हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ दो उनमें से मौजूद होंगी उसके लोकस के ऊपर, उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेट है जिसके अंदर तीन अलील्स हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और उन अलील्स के नाम क्या है, A1, A2, A3, तो हो सकता है इधर कैपिटल A1, ठीक है, ये मौजूद हो सकता है कैपिटल A1 के साथ कैपिटल A2 मौजूद हो सकता है कैपिटल A1 के साथ कैपिटल A3 मौजूद हो। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल सोसाइटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसके अंदर रिकॉग्नाइज 30 है या 33 है, मेरे ख्याल में 33 है या 30 है, ये मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यानी ब्लड को ग्रुप्स में डिवाइड करने के 30 सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि मेजर है, जबकि इसके अलावा 200 के करीब जो है वो माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। इसमें से अच्छा ये किस बेसिस के ऊपर होते हैं, उसी बेसिस के ऊपर होते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है जिसको आप एंटीजन का नाम देते हैं, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो इम्यून सिस्टम के साथ इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करवा सकता है। तो ये इन एंटीजन्स की बेसिस के ऊपर होता है। एंटीजन ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन होता है या प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। दो मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उनमें ABO है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, और एक RH है रीजो सिस्टम भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये मोर सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। अगर ये मैच नहीं होते तो फिर जो है वो ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं। बाकी इसके अलावा माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम है बहुत सारे, ये ट्रांसफ्यूजन के अंदर इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं, रेयर ब्लड टाइप्स भी कहते हैं। इनमें से एक आपने अभी पढ़ी जो कि MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये माइनर के अंदर आता है। ओके, सो मल्टीपल अलील्स की बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये भी याद रख लें कि ये किसने जो है वो डिस्कवर किया था, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर थे 1901 के अंदर। अच्छा, ABO ब्लड ग्रुप ना सिर्फ इंसानों के अंदर पाया जाता है बल्कि दूसरे प्राइमेट्स, इसमें एप्स आते हैं, चिंपैंजीज आते हैं, बोनोबोज आते हैं, गोरिल्लास आते हैं, इन सब के अंदर जो है यही सिस्टम ABO सिस्टम जो है हमें मिल जाता है। किस बेसिस के ऊपर होता है, तो सरफेस के ऊपर मार्कर्स होते हैं जिन्हें एंटीजन्स कहते हैं। दो तरह के एंटीजन है, एक एंटीजन A है, एंटीजन B है। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है, हमें पता है ऑलरेडी। जिनके पास एंटीजन A होता है उनका ब्लड ग्रुप A होता है, जिनके पास B होता है उनका B होता है, जिनके पास दोनों होते हैं उनका AB, और जिनके पास कोई एंटीजन नहीं होता इनमें से उनके पास O होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि ABO ब्लड ग्रुप जो एंटीजन्स है, यानी A और B जो एंटीजन्स है, ये ना सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मिलती हैं बल्कि कुछ लोग जो है वो इसे सीक्रेट भी करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जैसे कि सलाइवा में है या टेयर्स में है या यूरिन में, इनके अंदर भी आपको ये एंटीजन्स मिल जाएंगी। तो ऐसे लोग जो हैं इन्हें सीक्रेटर्स का नाम देते हैं, और ये चीज़ भी कंट्रोल होती है एक जीन से जिसको हम डोमिनेंट सीक्रेटर जीन कहते हैं, SE जीन। तो ये प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 19 में, जिनके पास ये मौजूद होती है वो ये सीक्रेट करते हैं, जिनके पास ये मौजूद नहीं होती वो ये सीक्रेट नहीं करते ना। जेनेटिक बेसिस ऑलरेडी आपको पता है कि ऑटोसोम से कंट्रोल हो रहा है ब्लड ग्रुप। पॉलीमॉर्फिक जीन है जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी 3 वेराइटीज़ हैं। अच्छा, I जो है इसका मतलब है आइसोहीम एग्लूटिनोजन, ये इसका नेम है। अब इसकी 3 वेराइटीज़ हैं। एक है जिसको आप कहते हैं IA, यानी ये वो अलील है जो कि एंटीजन A बनवाती है। एक है IB जो कि एंटीजन B बनवाती है, और एक है स्मॉल I जो कि कोई एंटीजन नहीं बनवाती। तो ये 3 तरह की अलील्स हैं आपके पास।
इनकी बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब IA और IB जो हैं ये दोनों मिलकर डोमिनेंट हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर, और आपस में अगर आप देखें तो ये को डोमिनेंट है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, ब्लड ग्रुप अलील्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जब ब्लड बनना शुरू हो जाता है, और ये डेथ तक जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती रहती हैं। इसका मतलब पूरी ज़िंदगी में इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप A दिया हुआ है, ए के ऊपर A एंटीजन मौजूद हैं। एंटीजन आपके पास जो मौजूद है वो A है, जबकि एंटीबॉडीज जो आपके पास होंगी वो B के खिलाफ होंगी, जो कि एंटी B हैं। जिसका ब्लड ग्रुप B है उसके पास B एंटीजन है, और उसके पास जो एंटीबॉडीज होंगी वो A के खिलाफ होंगी, एंटी A। जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसके पास चूँकि दोनों एंटीजन है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो वो सबके खिलाफ अटैक करेगा। ये यहाँ पर दोबारा इसी को दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप जिसका A है उसके पास A एंटीजन है, उसका जीनोटाइप या तो होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। जो एंटीबॉडीज़ उसके पास होंगी वो B के खिलाफ होंगी, और जो ट्रांसफ्यूजन उसके पास हो सकते हैं उसके अंदर हो सकते हैं वो A और O से हो सकते हैं। तो ये जनरली इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक अलग से वीडियो के अंदर ना। एंटीबॉडीज़ ऑफ द ABO सिस्टम, अगर गलत ट्रांसफ्यूजन होता है तो जो ब्लड होता है वो एंटीबॉडीज़ उसके साथ चिपकने लगती हैं और वो क्लम्प होने लगता है, वो जमने लगता है। इसको हम एग्लूटिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप अगर A था और आपने उसकी बॉडी में B ब्लड ग्रुप डाल दिया तो उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जाके एक रेड ब्लड सेल के साथ चिपकेंगी, फिर उसको दूसरे के साथ चिपकाएंगी, तो सारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपस में चिपकने लगेंगे। तो जब रेड ब्लड सेल्स चिपकने लगेंगे तो खून जो है वो जम जाएगा, जिसको हम एग्लूटिनेशन का नाम देते हैं। क्लम्प्स जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो है वो ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को चेक किया जाता है। ब्लड को चेक किया जाता है कि भाई किसी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो मौजूद तो नहीं है ना। ट्रांसफ्यूजन का प्रिंसिपल ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दो इनकम्पैटिबल लोगों के दरमियान जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी A जिसका ब्लड ग्रुप है उसके अंदर B ब्लड डालेंगे तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन होने लगेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है वो चेक किया जाता है पहले से ब्लड के डोनर जो है उसके पास कौन सी एंटीजन है, रेसिपिएंट्स के पास कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि भैया कि ये सेफ है या नहीं, कि इसका ब्लड जो है वो इसे दिया जाए या नहीं। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो A है वो रिसीव कर सकता है A से, और वो रिसीव कर सकता है O से। तो यहाँ पर मेंशन है जिसका ब्लड ग्रुप A है वो O से रिसीव कर सकता है, और वो A अपने आप से रिसीव कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो B है वो B से रिसीव कर सकता है अपने आप से, और O से रिसीव कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो तीनों से रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो O है वो सिर्फ O से रिसीव कर सकता है। तो यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है, AB जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और जो O है वो यूनिवर्सल डोनर है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो A है, जबकि उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप जो है वो B है। उनके 4 बच्चे हैं और उन चारों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, यानी किसी का A है, किसी का B है, किसी का AB है, किसी का O है। तो बता दें कैसे पॉसिबल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब जो शौहर हैं उनका हेट्रोजाइगस A हो और जो वाइफ है उनका हेट्रोजाइगस B हो। तो जब ये वाला और ये वाला मिलेंगे तो A बनेगा, जब ये वाला और ये वाला मिलेंगे तो AB बनेगा, जब ये वाला ये खाली I है जब ये वाला और ये वाला मिलेंगे तो B बनेगा, और जब ये वाला और ये वाला मिलेंगे तो O बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ वुमन विद ब्लड टाइप B हैज़ अ चाइल्ड विद ब्लड टाइप O। ठीक है, व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, विच जीनोटाइप्स कुड द फादर नॉट हैव। तो बहुत आसान है। जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप O है तो उसके पास दोनों स्मॉल I हैं। मदर जो है उनका ब्लड ग्रुप B है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप B है तो उनके पास एक तो IB मौजूद है, लेकिन एक लाजमी है कि स्मॉल I मौजूद होगा क्योंकि यहीं से आएगा, और दूसरा स्मॉल I फादर से आया तो फादर के पास भी स्मॉल I है, और फादर का इन्होंने बताया नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा है फादर का जीनोटाइप कौन सा नहीं हो सकता। तो फादर का जीनोटाइप जो है वो IA नहीं हो सकता। फादर का जीनोटाइप IB नहीं हो सकता। फादर का जीनोटाइप IB नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों सिचुएशंस के अंदर जो है जो फादर है वो स्मॉल I जो है वो सप्लाई नहीं कर सकेगा, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो O नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था आपके पास। अच्छा भाई, इसके अंदर कुछ बात की गई है ऑल्टरनेटिव ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा हर किसी को जब इंजरी होती है तो उसको ब्लड तो नहीं चढ़ाया जाता, तो कौन से ऐसे तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शंस में एक वॉल्यूम एक्सपेंडर है। तो एक वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं, जैसे किसी का अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसका ब्लड का वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो वॉल्यूम पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, नॉर्मल स्लाइन लगाते हैं। नॉर्मल स्लाइन या फिर रिंगर्स लैक्टेट जो है
रिंगर सोल्यूशन, ये 2 सोल्यूशन होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लड का वॉल्यूम पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हर किसी को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि बोन मैरो के अंदर जाके जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है उन्हें बढ़ाते हैं, तो ये लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं लो ब्लड काउंट जिनका होता है उनको बढ़ाने के लिए। एरिथ्रोपोइटिन नेचुरली किडनी से बनता है, तो एरिथ्रोपोइटिन जो है ये भी प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स, और एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन एप्रोटेनिन ये ड्रग है जो कि बाईपास की सर्जरी से पहले दी जाती है ताकि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों से किया जा रहा है कि ब्लड की ज़रूरत कम से कम हो रही है, क्योंकि बाकी जो सोर्सेस हैं उनके ज़रिए जो है वो ब्लड पूरा करने की या वॉल्यूम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो भैया इसमें पूछा हुआ है कि जस्टिफाई वाई अ रिसेसिव ब्लड ग्रुप अलील जो कि स्मॉल आई है दिस इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन द पॉपुलेशन। तो आमतौर पे जो रिसेसिव अलील होती हैं वो कम देखने को मिलती हैं, तो ये कह रहे हैं कि वाई स्मॉल अलील जो है रिसेसिव अलील जो है वो मोर फ्रीक्वेंट पॉपुलेशन के अंदर। तो उसका रीज़न इन्होंने दिया हुआ है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जो दो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके पास दोनों रिसेसिव अलील हैं, तो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे उनके अंदर सारी की सबके अंदर जो है वो रिसेसिव अलील होगी। ठीक है, तो एक ये रीज़न हो गया, यहाँ से रिसेसिव अलील आ रही है। फिर कोई भी अगर हेटेरोजाइगस है, फॉर एग्जांपल IA स्मॉल आई और IA स्मॉल आई, तो इधर से भी 25% लोगों के अंदर 25% ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो रिसेसिव अलील आ रही है। सिमिलरली अगर B का हेटेरोजाइगस है तब भी 25% लोगों के अंदर रिसेसिव अलील आ रही है, और अगर IA का हेटेरोजाइगस IB के हेटेरोजाइगस के साथ क्रॉस करता है तब भी 25% जो है वो रिसेसिव अलील आ रही है। दैट इज़ वाई ये वाली जो रिसेसिव अलील है ये मोर कॉमन है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है पॉपुलेशन के अंदर।